हेलो फिज़िक्स एंथुजियास्ट। तो आज हम शुरू करते हैं फिज़िक्स का सबसे पहला चैप्टर 11th क्लास के लिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसको समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। सो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, नेचर को और उसके लॉज को स्टडी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन ने देखा कि एप्पल गिरा, तो जब एप्पल गिरा तो उन्होंने ये उससे इन्फर किया कि ये एप्पल इस डायरेक्शन में क्यों आया, अर्थ की डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, और उन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, और ऑब्ज़र्व करने के बाद में उसके बेसिस के ऊपर कोई थ्योरी को वो प्रपोज करते हैं। फिर उसके बाद में लोग उन थ्योरीज को टेस्ट करते हैं और फिर उसको जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो अपना अप्रूवल देती है। इस तरीके से डेवलपमेंट चलता है। तो बस यही नेचर में होने वाली घटनाओं और उन घटनाओं को किस नियम के हिसाब से चलाया जा रहा है, इसी की स्टडी का नाम फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहली चीज़ जो जब हम फिज़िक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे सामने आती है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो यूनिट्स और डायमेंशंस कोई नई चीज़ नहीं है एक्चुअली। कहीं ना कहीं हम लोग इसको वैसे भी यूज़ करते रहे हैं। इवन जो लोग फिज़िक्स के नहीं हैं वो लोग भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे एक लेमैन भी जाएगा किसी शॉप पे शुगर ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे जाके क्या कहेगा कि भाई मुझे 5 किलो शुगर दे दीजिए। तो उसने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, देखिए आप, यहाँ पे उसने एक यूनिट यूज़ करी है, किलो, राइट। तो यूनिट क्या है, किसी भी चीज़ को, फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है। जो भी फिज़िक्स में जो भी क्वांटिटीज़ आती हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे कि हमने कहा डिस्टेंस, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। टाइम, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। या मास किसी चीज़ का, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो हम ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या करना पड़ता है, हमको मेज़रमेंट करना पड़ता है। हम जब उसको मेज़र करते हैं तो हम उनको किसी न किसी यूनिट में मेज़र करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल फिज़िक्स के लोग ही मेज़रमेंट करते हैं। मेज़रमेंट की ज़रूरत सारे फील्ड के लोगों को दुनिया में पड़ती है। जैसे आपको पता होगा कि पहले के लोग दूरी को कैसे नापते थे, कोस में नापते थे। कई सारे लोग दूरी को कदम में बताते हैं। अगर आप जाएं और किसी व्यक्ति से गांव में जाके पूछें कि यहाँ से चौधरी साहब का मकान कितनी दूर है, तो हो सकता है कि वो आपको कहें कि यहाँ से मुश्किल से 200 कदम की दूरी पे है। तो ये जो 200 कदम है, इसमें कदम जो वर्ड है वो एक्चुअली क्या है, वो एक यूनिट है। और 200 क्या है, 200 उन्होंने बताया है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है ना, कि 200 बार आप एक कदम को रखें तो क्या मिल जाएगा आपको, वो दूरी पता पड़ जाएगी जहाँ पे चौधरी साहब का घर है। मतलब हम चाहे अनचाहे हमेशा यूनिट्स को यूज़ करते आए हैं। जैसे आपको पता होगा कि पहले लोग जो है दूरी को हाथ में भी बताते थे। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमें ये कहा जाता था कि आप एक दूसरे के पीछे एक्सरसाइज करने के लिए खड़े हो जाइए और एक दूसरे से एक हाथ की दूरी बनाकर चलिए। तो हम क्या करते थे, अपना एक हाथ इस ढंग से रखते थे सामने वाले के कंधे पे और समझ जाते थे कि भाई अब ये हमारी एक हाथ की दूरी हो गई है। ठीक है, तो हम इस ढंग से यूनिट्स का उपयोग करते आए हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जब फिज़िक्स आई तभी यूनिट्स आई। यूनिट्स का उपयोग दुनिया में हमेशा से होते आया है। फिज़िक्स ने क्या किया, उसको फॉर्मलाइज किया। ठीक है, क्यों फॉर्मलाइज किया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ उपयोग में हमेशा से ही आती रही है। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी
ऐसी कोई भी क्वांटिटीज़ जिनका फिजिकल मेजरमेंट किया जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। जैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जा सकता है तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, और इसलिए हम उसका मेज़रमेंट जो है वो नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, राइट, तो ये खुशी की यूनिट क्या है? ठीक है, तो हम कहेंगे भाई खुशी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको कि नापा जा सके, जिसको तोला जा सके, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको फिजिकली मेज़र किया जा सके, कि कोई मास है तो हम मेज़र करके बता सकते हैं, टेम्परेचर है हम मेज़र करके बता सकते हैं, टाइम को हम मेज़र करके बता सकते हैं। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिनका फिजिकल मेजरमेंट पॉसिबल है, दोज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कहेंगे बेस क्वांटिटीज़, और दूसरी क्लास है जिसको हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या है? बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जिसमें हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, और बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जिसमें हम एक को दूसरे की मदद से नहीं लिख पाएँ। मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप टाइम को मास के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मास क्या है? बेस क्वांटिटी है। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी है। तो लोगों ने ऐसी क्वांटिटीज़ को लिस्ट आउट किया और ये देखने में आया कि ऐसी 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। मैंने उन 7 क्वांटिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं अभी उसको आपसे डिस्कस करूँगा। तो हम क्वांटिटीज़ को देखेंगे, क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को देखेंगे जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको हम SI भी कहते हैं, वो देखेंगे, और उसके साथ में हम उसके सिंबल को भी देखेंगे। अच्छा, तो अब ये बेस क्वांटिटीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ और फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को विथ एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास में मैंने आपको बताया कुल सिर्फ कितनी है? 7 क्वांटिटीज़ हैं। तो एक क्वांटिटी है मास, ठीक है, द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं मास। इसकी SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसको मेज़र करते हैं हम किलोग्राम में, और इसका सिंबल हम लिखते हैं कैपिटल M, राइट। वैसे ही अगली बेस क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है। जब मैंने लेंथ कहा, लंबाई कहा, तो आप ये समझ सकते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये सब किसमें मेज़र कर सकते हैं? हम लेंथ में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एक कमरे की लंबाई को आप कहेंगे किस में मेज़र करेंगे? इसी बेस क्वांटिटी लेंथ में, और चौड़ाई को भी आप किस में मेज़र करेंगे? इसी बेस क्वांटिटी लेंथ में, और ऊंचाई को भी आप किस में मेज़र करेंगे? यही बेस क्वांटिटी लेंथ में, ठीक है। तो ये लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। मीटर इसकी SI यूनिट है, और कैपिटल L इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से टाइम, टाइम के लिए सेकेंड SI यूनिट है और कैपिटल T सिंबल है। फिर इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, करंट कई तरह का हो सकता है, हम इलेक्ट्रिकल करंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर्स में, और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल I। फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम केल्विन में मेज़र करते हैं SI यूनिट्स में, केल्विन, राइट। और कैपिटल K से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने देखा होगा सॉलिड में कई सारे एटम्स होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या है कि वहाँ पे वो नंबर इतना लार्ज है कि उसको बताने के लिए हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं जो कि होती है एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। और वो एवोगैड्रो नंबर को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं 1 मोल, ओके। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करते हैं हम मोल से, और इसकी ये सिंबल है MOL, राइट। तो जो CGPM है उसने 2018 में एक डिसीज़न लिया कि हम सारी SI यूनिट्स को कांस्टेंट्स के टर्म में डिफाइन करेंगे।
जिससे किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो ऑलरेडी जो कांस्टेंट्स हैं उनके टर्म्स में हम एसआई यूनिट्स को डिफाइन कर देंगे। जैसे 1 मीटर कितनी डिस्टेंस है, वो हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में उसको डिफाइन करेंगे। जैसे 1 सेकेंड कितना टाइम है, उसको भी हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। और ये 2019 से ये कांस्टेंट वाली डेफिनेशंस जो है वो यूज़ में आई। पहले किसी और ढंग से डिफाइन होता था और फिर हमने उनको कांस्टेंट्स की मदद से डिसाइड करने का जो है डिसीज़न लिया। ओके, कि उस ढंग से इनको डिफ़ाइन किया जाएगा। तो मैं ये डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी मौजूद है। आप कहीं भी गूगल भी करेंगे, टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो आपको वो फिक्स्ड डेफिनेशंस मिल जाएंगी कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है या 1 सेकेंड वो टाइम है, राइट। इनको हमने किन्हीं कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में लिखा है। आप उसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट होने पे आप मुझसे उसको पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम इन क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमको इस 7 में से किसी 8वीं क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने इनको बेस क्वांटिटी कहा। तो बेस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी बनने के लिए 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए किसी भी क्वांटिटी में बेस क्वांटिटी बनने के लिए। क्या होनी चाहिए? नंबर 1, बेस क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया था, क्या कि आप मास को इन टर्म्स ऑफ लेंथ एक्सप्रेस ना कर सकें। अगर आप ऐसा कर सकें तो फिर इनमें से कौन सी एक क्वांटिटी बेस क्वांटिटी नहीं रह जाएगी, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। मास को एक्सप्रेस हम केवल मास के ही टर्म में कर सकते हैं, इसलिए मास एक बेस क्वांटिटी, लेंथ एक बेस क्वांटिटी। तो हम कह रहे हैं कि ये शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंस इनका नहीं होना चाहिए। अगर इसको बेस क्वांटिटी बनना है तो पहली शर्त ये पूरी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको ये 7 क्वांटिटीज़ लिखने के बाद में कोई भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए किसी 8वीं क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो सब की सब क्या होना चाहिए? एक्सप्रेसिबल होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, राइट। वैसे भी हमने उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा है। देखिए, डिराइव क्या होती है? जो किसी चीज़ से निकल के आती है। जैसे दूध बेस है, राइट, और घी उससे डिराइव हुआ है, ठीक है। तो आप दूध से घी बना सकते हैं, राइट। घी से दूध नहीं बना सकते। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये बात याद रखेंगे। इन सभी बेस क्वांटिटीज़ को, उनके सिंबल को और उनकी एसआई यूनिट्स को भी हमको याद रखना है, जो कि धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब और भी हम डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल सपोज मैंने कहा, तो आप क्या जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को किस में मेज़र करेंगे आप? ठीक है, एसआई यूनिट्स में मीटर में मेज़र करेंगे। ब्रेड्थ को भी आप मीटर में मेज़र करेंगे। कहने का मतलब ये कि एरिया अब कैसी क्वांटिटी हो गई? एरिया एक हमारे लिए डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। वैसे ही वॉल्यूम अगर आप करना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इस ढंग से क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम भी निकल जाएगा, जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो बेस क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए। ये बात हमको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सिस्टम की।
यूनिट सिस्टम, दुनिया में कई सारे यूनिट सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और लोग उसको अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक SI, ठीक, SI यूनिट सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है SI। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI है, फ्रेंच नेम से इसको एब्रीविएट किया है SI, राइट। एक और बहुत ही कॉमन सिस्टम है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो है CGS। ठीक है, जहाँ पे C डिनोट करता है सेंटीमीटर को, G डिनोट करता है ग्राम को और S डिनोट करता है सेकेंड को। तो ये लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, ऐसा जो सिस्टम है ये है CGS। अब CGS में सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज़ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। CGS में और भी ये सभी क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको CGS सिस्टम कहा। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में कई सारे सिस्टम हैं, देयर आर वेरियस सिस्टम्स इन प्लेस, ओके, विच कैन वर्क एज अ गुड यूनिट सिस्टम। लेकिन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए क्या किया है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए हमने SI पद्धति का उपयोग किया है। ठीक है, तो SI यूनिट सिस्टम की जो यूनिट्स हैं हमने यहाँ बेस क्वांटिटीज़ के लिए यहाँ लिस्ट आउट भी कर दी हैं, और क्वांटिटीज़ का भी जैसे जैसे वक्त पड़ेगा वैसे वैसे यूनिट्स का डिस्कशन हम करते चलेंगे हमारे कोर्स में। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। तो SI सिस्टम को बनाया किसने, किसके पास ये अथॉरिटी है? ये अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है जिसको हम एब्रीविएट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CGPM। ओके, ये भी एक फ्रेंच नेम है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कह सकते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ अथोराइज्ड टू डिसाइड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो CGPM ये SI यूनिट्स जो है देती है और फिर इन SI यूनिट्स को डिफाइन करती है, प्रिसाइजली डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मल यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्या दिक्कत थी हमारे इनफॉर्मल यूनिट सिस्टम्स में? क्या दिक्कत थी? फॉर्मल यूनिट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी वो आप समझिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम जब छोटे थे तो हमको क्या कहा जाता था कि अपने सामने वाले से एक हाथ की दूरी बना के और आप खड़े हो जाओ। तो आप एक हाथ की दूरी बना के खड़े हो गए। ठीक है, तो आपने किसका हाथ लिया वहाँ पे मेज़र करने के लिए? ऑब्वियसली खुद ही का लिया। ठीक है, किसी दूसरे का हाथ तो लेके आप मेज़र कर नहीं रहे थे, उससे दूरी नाप नहीं रहे थे। तो आपने अपना हाथ जो है ऐसा रखा और एक हाथ की दूरी को आपने मेज़र किया। तो ये बताइए कि क्या वो एक हाथ की दूरी जो है वो सबके लिए समान थी क्या? बताइए, सबके लिए समान थी क्या? नहीं। किसी का हाथ छोटा होगा तो उसके लिए वो दूरी कम हो गई, किसी का हाथ लंबा है तो उसी के लिए वो एक हाथ की दूरी ज़्यादा हो गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई है ना? वेरिएबिलिटी आ गई है ना? कहने का मतलब, कहने को वो एक हाथ है, लेकिन एक हाथ का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज किसी दिन ये झगड़े का कारण बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कहा 1 किलो, तो 1 किलो का जो मतलब यहाँ है इंडिया में, वहीं साउथ अफ्रीका में भी है और वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी है। मैंने वहाँ से अगर कोई चीज़ 1000 किलो मंगाई है और यहाँ भी आके मेज़र करूँगा तो वो 1000 किलो का ही आइटम निकलेगा। अब अगर वो किसी और चीज़ को 1 किलो कहते हैं, मैं किसी और चीज़ को 1 किलो कहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? झगड़ा शुरू हो जाता। ठीक बोल रहा हूँ, राइट? जैसे कि हमने कहा कि यहाँ से उस बिल्डिंग तक की दूरी कितनी है, तो किसी ने कहा 100 कदम। ठीक है, तो 100 कदम है, किसी और ने चल के देखा तो 90 कदम में वो बिल्डिंग आ गई। अब झगड़ा शुरू कि भाई तूने 100 कदम बताया थे तो 90 कदम है, क्योंकि आपकी कदम जो है वो आपने यूनिट बनाई है।
यूनिट क्या है? जिसकी मदद से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करें। जैसे आपने दूरी को मेज़र किया था कदम में, तो कदम आपके लिए क्या हो गई? यूनिट हो गई। और 100 आपके लिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो ऐसे 100 कदम की दूरी, राइट। अब जैसे ही आपने कदम कहा तो अगला व्यक्ति जो है वो अपने कदम के हिसाब से उस दूरी को समझने की कोशिश करेगा और उससे उसको गलत अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए एक यूनिट सिस्टम को डिफाइन करना पड़ता है, प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ता है। और यूनिट को हमको डिफाइन करने के बाद में फिर कन्फ्यूज़न नहीं रह जाता। इसलिए एक फॉर्मल यूनिट सिस्टम होना ज़रूरी है, जैसे CGS या जैसे SI, ऐसा कोई भी एक फॉर्मल यूनिट सिस्टम होना ज़रूरी है। तभी हम इक्वल फुटिंग पे चीज़ों को लेके आ पाएंगे, राइट। तो ये ज़रूरत थी किसकी? एक फॉर्मल यूनिट सिस्टम की। अब उसमें भी कई सारे यूनिट सिस्टम हो गए थे, तो उन सब कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए एक यूनिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, वो है SI यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और फिर हमारे पास में एक होता है कन्वर्शन फैक्टर, मतलब हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम का रिलेशन भी जो है वो हमको ज्ञात होता है। तो उसकी मदद से हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी ने सेंटीमीटर में दूरी दी तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने किलोग्राम में मास बताया और हम ग्राम में जानना चाहें तो उसको ग्राम में मेज़र कर सकते हैं। तो ये होते हैं कन्वर्शन फैक्टर्स, जिसको हम यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है कि क्यों हमने यहाँ पे क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहा, किन क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कह सकते हैं, वो कितनी हैं, क्या शर्तें उन्होंने पूरी करी, और उसके बाद में फिर फॉर्मल यूनिट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा यूनिट सिस्टम क्या है, ठीक है। यहाँ तक की बात हमने अभी तक कर ली। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? यूनिट की, ठीक है। और जो यूनिट है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, उन यूनिट्स को क्या उनकी खासियत होना चाहिए? तो फंडामेंटल जो हमारे पास में यूनिट्स हैं उनकी क्या खासियत होना चाहिए? देखिए, उनकी खासियत ये होना चाहिए कि उनमें इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने न रखे, सेम मतलब रखे, तो वो इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिस पे कोई झगड़ा ना हो, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड। जैसे हमने कहा 1 सेकेंड, तो वही एक टाइम सबको लगना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कहा 1 मीटर, तो सबके दिमाग में सेम ही लेंथ आना चाहिए 1 मीटर के नाम पे। ये चीज़ है इनवेरिएबिलिटी। और दूसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि दुनिया में लोगों के पास में अवेलेबल ना हो। आपने कुछ ऐसा नाम दे दिया, ऐसी कोई क्वांटिटी बता दी जिसमें लोग मेज़रमेंट पॉसिबल ही लोगों के लिए नहीं हो रहा है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आपकी यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस यूनिट्स में। अब इसके आगे जो चीज़ है वो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, डायमेंशंस। मैंने आपको बताया था कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या है, बेस क्वांटिटीज़ के लिए एक सिंबल है, ठीक है। हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन आएगा और उसमें हमारे लिए क्या रहेंगी? बेस क्वांटिटीज़ रहेंगी। उन बेस क्वांटिटीज़ का जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। क्या मतलब है इस बात का? एक एग्जांपल से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर के लिए वर्ड लिखा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी में दो क्वांटिटीज़ हैं। क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, ऐसा कहते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी होगी डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी एक बेस क्वांटिटीज जो है हो गई। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस में मेज़र होगा, ये मेज़र होगा किसमें, बेस क्वांटिटी लेंथ में। तो इसके डायमेंशंस हैं लेंथ के डायमेंशंस, और टाइम के डायमेंशंस हैं किसके, टी के फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको, टाइम के डायमेंशंस। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका एल टी माइनस वन, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं क्वांटिटी को, ठीक है। इसमें फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमको लिखना, इसको लिखने का मतलब ये होता है कि हमको वैल्यू से अभी कोई लेना देना नहीं है कि वो 50 है कि वो 100 है कि वो 150 है। हमको सिर्फ इससे मतलब ये है कि वो बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ में कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ लेंथ की पावर कैसी देख पा रहे हैं आप, कुछ नहीं मतलब 1 है। टाइम की पावर आप कैसी देख रहे हैं, -1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी हैज़ डायमेंशंस ऑफ दिस L to the power 1 T to the power -1। या इसको कई लोग ऐसा भी कहना पसंद करते हैं कि लेंथ में इसके डायमेंशन 1 है और टाइम में इसके डायमेंशन -1 है। ठीक है, तो डायमेंशंस केस में क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी, राइट। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ एक्सीलरेशन के लिए, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एक टाइम का फैक्टर और नीचे आ गया। तो अब हो गया मामला एल टी माइनस वन और डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे ये बना एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -2। तो डायमेंशन कैसे हो गए एक्सीलरेशन के, लेंथ में 1 और टाइम में -2। या फिर मैं यूँ कहूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन इज L to the power 1 T to the power -2। दोनों बातें एक ही हैं, आप इस बात को इस ढंग से कहें या उस ढंग से, मतलब उसका एक ही निकलने वाला है। चाहे आप ये कहें कि यहाँ पे डायमेंशन है लेंथ के 1 और टाइम के -2, तो भी बात का मतलब वही निकलेगा। तो हम इस ढंग से क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी के लिए हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसके डायमेंशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है डायमेंशंस को लिखना। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है वो आप देखिए। डायमेंशंस के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज है। नंबर 1 है डायमेंशनल एनालिसिस, राइट, और नंबर 2 है यूनिट कन्वर्शन। सो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास में अगर मैंने कहा कि मैं आपको 7 एप्पल देता हूँ, ठीक, और फिर उसके बाद में मैं आपको 4 ऑरेंजेस देता हूँ, तो आप बताइए आपके पास कितने एप्पल हैं। आप कहेंगे 7 एप्पल और ऑरेंजेस 4 ऑरेंजेस, राइट। तो क्या आप एप्पल और ऑरेंजेस को आपस में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, राइट। अगर आपके पास पहले से 4 एप्पल है, मैंने आपको 7 एप्पल दिए तो कितने एप्पल हो गए, 11 एप्पल, और फिर 4 ऑरेंजेस दिए तो कितने एप्पल हो गए, तब भी 11 एप्पल ही रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एप्पल में एप्पल जुड़ेंगे, ऑरेंजेस में ऑरेंजेस जुड़ेंगे। वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो अपने आप में हमें बहुत सारी मदद करता है, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जब अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखें, कोई फॉर्मूला लिखें, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि इक्वल डायमेंशंस की चीज़ों को ही ऐड किया जा सकता है और इक्वल डायमेंशन की चीज़ों को ही एक दूसरे के इक्वल रखा भी जा सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब आपको एक बहुत ही फेमस न्यूटन की इक्वेशन से समझ में आएगा। तो न्यूटन साहब ने ये इक्वेशन लिखी, क्या, S = u t +
हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जरा इसका डायमेंशनल एनालिसिस करके देखते हैं, उससे आपको ये मतलब भी समझ में आ जाएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और इसका यूज़ भी समझ में आ जाएगा। तो आप बताइए ये एस क्या है? ये है डिस्टेंस। ठीक है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है ये टाइम है। ठीक है, 1/2 तो आपको पता ही है कि 1/2 है, और ए एक्सीलरेशन है और ये टाइम है। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स ऐड हो रही है ना, दो टर्म ut प्लस के बाद में लिखा है हाफ ए टी स्क्वायर, इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशन सेम हो तभी आप इनको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप उनको कभी नहीं जोड़ सकते, ध्यान रखिए। और फिर ये जो डायमेंशन आएंगे ये डायमेंशन एस के डायमेंशन के बराबर आने चाहिए। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसके डायमेंशंस किसके हैं, कितने डायमेंशन है इसके, लेंथ के डायमेंशन है, l⁻⁴ तो अब क्या आना चाहिए, आपके यू टी के डायमेंशन भी l⁻⁴ ही आना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको अच्छे से पता है कितना है, l थोड़ी देर पहले हमने निकाला था l⁻⁻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 ⁻
तो आप देखिए बेस सेम है, टी है ना बेस, पावर्स ऐड होंगी तो 1 प्लस माइनस 1 कितना आएगा, टी टू पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमेंशंस किसके आ जाएंगे, केवल एल टू द पावर 1 के। तो ये ठीक है। और साथ में ये है हाफ, फिर साथ में लिखा है 80 स्क्वायर। तो इसके तो कोई डायमेंशन है नहीं 1/2 के, क्योंकि एक नंबर है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसलिए इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। और साथ में क्या है यहाँ पे इसके डायमेंशन है जो अभी हमने निकाले थे एक्सीलरेशन के, एल टी टू द पावर -2 और फिर यहाँ टी टू द पावर +2 और फिर से पावर्स ऐड होंगी और 2 - 2 0, टी टू पावर 0 इज 1, सो इट इज एक्चुअली एल टू द पावर 1 प्लस एल टू द पावर 1, ठीक है। और इधर भी आ गया एल टू द पावर 1। अब ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, ये डायमेंशंस है, राइट। तो ये भी एल के डायमेंशंस हैं एल टू द पावर 1 के, ये भी एल टू द पावर 1 के और ये भी एल टू द पावर 1। तो कोई भी दो साइड एक दूसरे के इक्वल है, मतलब क्या होना चाहिए, डायमेंशंस दोनों के बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी दो टर्म्स एक दूसरे से अगर जुड़ रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो भी उनके डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ये भी लेंथ, और इसमें जो जुड़ सकती है वो लेंथ ही जुड़ सकती है, ठीक है। लेंथ में कभी टाइम नहीं जुड़ सकती, लेंथ से कभी मास नहीं जुड़ सकता है, राइट, क्लियर है। तो इस ढंग से हम किसी भी फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं और हमको ये पता पड़ जाएगा कि डायमेंशनली वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, राइट। हाँ, हमें ये पता नहीं पड़ेगा कि ये जो हाफ का फैक्टर है ये यहाँ पे सही है या गलत है, ये चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, उसके डायमेंशंस नहीं होते, इसलिए हम उसको चेक नहीं कर सकते। लेकिन हम ये चेक करके बता सकते हैं कि वेदर डायमेंशनली द फॉर्मूला इज़ करेक्ट और नॉट। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम ये बता सकते हैं कि फॉर्मूला सही हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। अगर डायमेंशनल एनालिसिस में फॉर्मूला फेल हो गया, एक्सप्रेशन फेल हो गया, तो उसके सही होने की कोई भी संभावना नहीं। लेकिन अगर वो डायमेंशनल एनालिसिस में पास हो गया, जैसे ये पास हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन अभी भी इसके 100% सही होने की गारंटी नहीं है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस कई बार परीक्षाओं में काम आ जाता है, जब ऑप्शंस आते हैं तो आप कुछ ऑप्शंस को सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से ही क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि जो इंटेलिजेंट पेपर सेटर होते हैं वो जानबूझ के उनमें डायमेंशंस को ऐसे रखते हैं ताकि डायमेंशनल एनालिसिस से केवल सवाल सॉल्व ना हो, ठीक है। तो आप शेयर तो वो पेपर सेट करने वाले सवा शेयर, ठीक। एनीवेज, पर ये टेक्निक कभी कभी परीक्षाओं में काम कर जाती है, मैंने भी यूज़ करी है और 8-8 क्वेश्चन सिर्फ इस डायमेंशनल एनालिसिस से करेक्ट किए हैं। एनीवेज, दूसरी चीज़ है यूनिट कन्वर्शन।
मैंने आपको कहा था कि हम एसआई यूनिट से सीजीएस में या सीजीएस से एसआई यूनिट में भी जा सकते हैं, और ऐसा हम किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा सकते हैं। और जाने के लिए हम जिस तरीके का उपयोग करेंगे वो हमें उसमें कौन मदद करेगा, उसमें हमें ये डायमेंशंस मदद करेंगे, ये हमें यूनिट कन्वर्शन में मदद करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और हम उसकी मदद से सीखते हैं कि हम कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ी देर के लिए हमने सपोज़ कहा कि हमें फोर्स जो है उसको हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाना चाहते हैं। तो फोर्स जो है, अभी आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि फोर्स को हम न्यूटन के लॉ से हम इस ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे लिए हो जाएगा ml to the power 1 t to the power minus 2. This is the dimensional formula for force. Okay, these are the dimensions of force. ठीक है, तो इसके m के 1, l के 1 और t के -2 के डायमेंशंस हैं फोर्स के, राइट। अब थोड़ी देर के लिए मुझे कहा गया है कि भाई इसकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, और आपको इसको चेंज करना है किसमें, आपको रिलेशन बताना है, कन्वर्शन बताना है सीजीएस यूनिट में, जो कि डाइन है फोर्स की, ठीक है। आपस में इनका रिलेशन बताना है ताकि एक को दूसरे में चेंज किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके, यूनिट कन्वर्शन किया जा सके, राइट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे जिसके लिए भी हमको यूनिट कन्वर्शन की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे अभी फोर्स के लिए पड़ रही है तो हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आ गया है m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2, राइट। तो मैं ऐसा 1 1 लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक यूनिट सिस्टम में चलेंगे। जैसे हम चलते हैं अभी SI में, तो SI में अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आएगा हमारे लिए 1 किलोग्राम, ठीक। पावर हम लगा रहे हैं 1, राइट। और फिर लेंथ, इसके लिए हमारे पास में है आपका मीटर, और इसके लिए भी हमने लिखा 1, और फिर यहाँ पे टाइम के लिए सेकंड है तो हमने ये लिखा यहाँ पे सेकंड, और इसकी पावर हमने लगा दी -2, ठीक है। अब हम काम करते हैं दूसरे सिस्टम में जिसमें हम निकालना चाह रहे हैं CGS, ठीक है। तो CGS के लिए भी ऐसा ही हम डायमेंशन के फॉर्म में यूनिट्स को लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे लिए, मास इसमें 1 ग्राम, ठीक, पावर हुई 1। लेंथ के लिए हमारे पास में है 1 सेंटीमीटर, पावर वही 1, और फिर S सेकंड, इसमें भी टाइम के लिए सेकंड ही है और पावर है -2, ठीक है। अब ये जो है ये SI यूनिट है, मतलब ये है 1 न्यूटन, और ये CGS है जो कि यहाँ पे है 1 और डाइन, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, राइट। तो आ गया यहाँ पे 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इक्वल टू यहाँ पे 1 kg, राइट। तो मैं लिखता हूँ, देखिए 1 kg, यहाँ पे मैंने लिखा 1 ग्राम, यहाँ लिखा मैंने 1 मीटर, यहाँ मैंने लिखा सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्शन फैक्टर को यूज़ करना है। जैसे मुझे पता है कि 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में लिखा जाए तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 1000, बिकॉज 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा यहाँ पे 1000, राइट।
मीटर को सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 100, और सेकंड में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, ये तो हो गया लास्ट वाला कैंसल। और यहाँ पे अब आपका आगे के स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इक्वल टू कितना? यहाँ पे आ गया 10⁵ ओके, ठीक है, 10⁵ आ गया। तो 10⁵ का फैक्टर आ गया, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये है कन्वर्शन फैक्टर। तो आपको केवल बेस यूनिट्स का क्या पता होने की ज़रूरत है, केवल बेस यूनिट्स का आपको कन्वर्शन फैक्टर मालूम होने की ज़रूरत है। जैसे कि किलोग्राम और ग्राम का आपको पता था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जैसे मीटर सेंटीमीटर का आपको पता था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, केवल आपने उसको रखा और 1 सेकंड के बराबर, और आपने डायमेंशनल फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट किया तो आपको क्या मिल गया? आपको ये कन्वर्शन फैक्टर मिल गया, जिसमें आप न्यूटन को डाइन में या डाइन को न्यूटन में आप चेंज कर सकते हैं। 1 डाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ न्यूटन। इसको नीचे ले जाइए, ठीक, तो हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन। तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप इसमें से कन्वर्शन फैक्टर निकाल सकते हैं, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं। अब हम इसके आगे जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे, कुछ और चीज़ों को देखेंगे मेरे आने वाले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।